हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। और सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा कि लास्ट टाइम वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है लास्ट 2 डेज में, क्योंकि माइक की प्रॉब्लम थी। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी मगर माइक सही नहीं होने की वजह से वीडियो में ऑडियो कैप्चर नहीं हो पाई थी। बहुत ही मेहनत मेरी बेकार चली गई थी। उसके बाद मैं नया माइक लेके आया हूँ और आई होप अब आपको आवाज़ बेटर अंडरस्टूड हो रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है यूनिट 2 स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे हम बहुत सारी अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे। जिसमें से आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। एग्जाम में कहाँ से पूछेगा, इससे बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करके ही आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सकता मानता हूँ कि एक दिन लेट हो जाता है, मगर मैं आज आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म वीडियो भी होंगी। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनकी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ में हमारा सिलेबस वाला टॉपिक तो चलता ही जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ लास्ट टाइम हम लोगों ने एक टेस्ट डिस्कशन किया था और मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चे इन टाइम के इंटरवल में मुझे स्कोर सेंड करेंगे या कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं उनका नाम लूंगा। तो देखिए आज उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें से कुछ के मैंने देख लिए हैं। जिसमें से पहला देखिए, टेस्ट का रिजल्ट है ये। मैंने पेपर 2 का संडे लिया था टेस्ट, और नेक्स्ट संडे फिर टेस्ट होगा। और कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट टेस्ट आपका लाइव टेस्ट होगा, तो टाइमिंग शेड्यूल मैं आपको पहले से बता दूंगा एक दिन, ताकि आप वहाँ पे ज्वाइन हो सके, ठीक है। तो देखिए, पहले नंबर में आपका तारिक अख्तर 36 आउट ऑफ 41, कुमार अविनाश 32 आउट ऑफ 41, टेक मैजिक 30 आउट ऑफ 41, AR सिंह 30 आउट ऑफ 41, कृति रानी 29 आउट ऑफ 41, अनूप 26, प्रतिभा 25, मनीषा कुमारी 24, गौरव 21 एंड शुभम 20 एंड मेडिटेशन रिलर। इसके बाद भी बहुत लोगों ने अच्छा स्कोर किया, चूंकि ऑलरेडी मैं कंटेंट बना चुका था और टाइमिंग भी मैंने किया था कि इतने से इतने के बीच भेजना। तो अदर बच्चों का भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी बच्चों ने इस एग्ज़ाम को ऑनेस्टली दिया है। इसी तरह अब नेक्स्ट में और इम्प्रूवमेंट करते हुए जब लाइव टेस्ट होगा, तो उसमें मैं आपको साथ ही साथ आंसर भी बताऊंगा, और जो आपके ऑप्शन होते हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा। और कोशिश करूंगा 4 से 5 ऑप्शन रखूं उसमें, कई बिहार पीएससी का एक पैटर्न होता है कि उसमें 5 ऑप्शन आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे हम आगे कर लेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट सेकेंड का जो पहला टॉपिक है वह है आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। इस बार मैंने भी थोड़ा इमेज वगैरह पहले से ही ऐड कर दी हैं, क्योंकि मैं आप लोग को यूनिट 1 की PDF प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो बेटा देखिए, अगर हम चाहते हैं कि अच्छे समय पे कोर्स खत्म हो जाए, तो हम किसी एक लैंग्वेज को लेके चलेंगे। मगर हिंदी वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, पूरा का पूरा हिंदी टाइपिंग है। आप आराम से पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। और जब मैं इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ तो वो एक ही चीज़ हो जाती है। तो आप लोग को पढ़ने के लिए मैं मेनली हिंदी टाइपिंग करता हूँ, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द इंस्पेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इट इज नेसेसरी दैट वी एनालाइज देम बाय यूजिंग द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर। अगर बात की जाए कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट किस पे डिपेंड करता है, तो वो 3 चीजों पे करता है: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर। तो हमें बस आज के टॉपिक में क्या कवर करना है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करनी है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करनी है, और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करनी है, ठीक है। नगर पालिका कचरे की कीट की विशेषताओं की पहचान का कीट नहीं है, यहाँ पे कीट नहीं है इसका हिंदी वर्जन हो गया। करने के लिए आवश्यक हम भौतिक, रासायनिक और जैविक मापदंडों का उपयोग करते हैं। जिसमें से देखिए बेटा, ये वेस्ट मैनेजमेंट का है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा है बायोकेमिकल वेस्ट को। अगर मैं बताऊं कि गिलास को ग्रीन में रखते हैं, ई वेस्ट को आपको ब्लू में रखते हैं, मेटल को आपको रेड में रखना होता है, प्लस को आपको येलो में रखना होता है, प्लास्टिक को आपको ऑरेंज टाइप में, और ब्लैक में ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं ऐड करता जाऊंगा, ताकि आप बीच बीच में बोल ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट दिए है, कोई भी परेशान नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल नहीं परेशान होगा, मैं पूरा हिंदी से एक्सप्लेन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज कंटेंट इन द वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ द सॉलिड। तो अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से बात की जाए, तो सबसे पहले कहता है कि हमें फाइंड आउट करना होगा परसेंटेज कंटेंट।
वेरियस इंग्रेडिएंट का सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट में वेरियस कई टाइप के इंग्रेडिएंट होते हैं, उसका जो परसेंटेज कंटेंट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये कंटेंट आपको मिलता है जब आप सॉइल पढ़ेंगे, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल कंटेंट, ऐसे बहुत सारे आउटपुट आते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा। आज के टॉपिक में आपको श्योर है कि आज को पहली बार आपको फॉर्मूला मिलेगा, न्यूमेरिकल भी उससे मिल सकता है टाइप से, ठीक है। तो इससे लग रही है। और लास्ट में मैंने उसी तरह फिर से पैटर्न लिया, क्वेश्चन ऐड किए हैं, क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो दूसरे पार्ट में अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो बल्क डेंसिटी जनरली कैलकुलेटेड, तो हम क्या करते हैं, बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किसकी, सॉलिड वेस्ट की। देखिए अगर आपने सॉइल कभी पढ़ा होगा इन बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उसमें आपने 3 प्रकार की डेंसिटी पढ़ोगे, मेनली जो सॉइल पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए एक बल्क डेंसिटी होती है, एक ड्राई डेंसिटी होती है, एक सेचुरेटेड डेंसिटी होती है, ठीक है। अगर मैं तीनों के एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट में, सेचुरेटेड डेंसिटी बेटा वही डेंसिटी होती है जिसमें पूरी की पूरी सॉइल या पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट होता है पानी से डूब जाता है, सबमर्ज हो जाता है। ड्राई डेंसिटी जिसमें पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, सोख लेता है या पूरा का पूरा ड्राई होता है। बल्क डेंसिटी जिसमें काफी हद तक पानी क्या होता है, इंक्लूड रहता है। मतलब उसे सेचुरेटेड नहीं कहेंगे क्योंकि पानी अभी पूरा फिल नहीं है, बस उसमें पानी में वो पड़ा है या पानी उसके अंदर है, ठीक है। डेट इज कॉल्ड द बल्क डेंसिटी। अगर रिलेशन की बात की जाए तो बल्क डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो बेटा, बल्क डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो आपका गामा डी अपॉन 1 प्लस गामा डब्ल्यू होता है। जहाँ पे वाटर क्या होता है, वाटर डब्ल्यू क्या होता है, यही आपका वाटर कंटेंट होता है। क्या होता है, यही आपका वाटर कंटेंट होता है, ये परसेंटेज में भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूले हैं। आगे अगर क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक आएंगे तो हम जरूर से डिस्कस करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि फंक्शन ऑफ लोकेशन, रीजन, स्टोरेज, टाइम, इक्विपमेंट, प्रोसेसिंग यूज होता है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में और क्या क्या आ जाता है आपका, रीजन स्टोरेज आ जाता है, रीजन स्टोरेज टाइम आ जाता है, लोकेशन आ जाता है, और इक्विपमेंट यूज प्रोसेसिंग आ जाता है। साथ ही साथ यूज्ड, ये दिन नहीं है, ये डेली है, यूज डेली वैल्यूम कैलकुलेशन। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो डेली वैल्यूम कैलकुलेट करना है वो भी हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आएगा। तो देखिए ये 3 पॉइंट थे, जिसमें से पहला पॉइंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम परसेंटेज कंटेंट फाइंड आउट करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट के वेरियस टाइप के इंग्रेडिएंट होते हैं उनका। उसके बाद बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ लोकेशन, कहाँ लोकेट करना है, रीजन क्या है, स्टोरेज टाइम कितना होगा, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होंगे, वो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ हमारा डेली वैल्यूम कैलकुलेशन, ठीक। तो ये सब फिजिकल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हिंदी से है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत कुछ टर्म्स आते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। देखिए मैं चाहता तो वीडियो को शॉर्ट भी बना सकता था, मगर मैं नहीं चाहता कि कोई भी टर्म्स छूटे किसी भी हाल में, ठीक है। हमारे पास बहुत टाइम है और आराम से कोर्स खत्म हो जाएगा। पहला बात करते हैं डेंसिटी, सभी लोग इसको जानते होंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वैल्यूम। द पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिजाइनिंग द सॉलिड वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो डेंसिटी का काम क्या होता है, डिजाइन करने का। क्या डिजाइन करने का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है उसे डिजाइन करने में हमारा डेंसिटी बहुत अच्छा रोल करता है, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वैल्यूम, मास अपॉन वैल्यूम। और वैल्यूम का रिलेशन डेंसिटी के होता है कि जैसे जैसे वैल्यूम बढ़ता जाता है डेंसिटी कम होती जाती है, और वैल्यूम कम होता जाता है और डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। अगर बात करें हम सिलेक्शन की, ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन एंड आर सिलेक्शन इन द वैल्यूम ऑफ द 75% अचीव्ड, 75% अचीव्ड, 75% इज अचीव्ड थ्रू आर नॉर्मल कंपैक्शन। मीन्स कहने का यहाँ मतलब क्या है कि सर जब हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को कंपैक्ट करते हैं तो 75% तक ही हम उसे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब एक प्रकार से दबाना, उसे दबा सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। अब देखिए अगर इक्विपमेंट का यूज करते हो, अगर कह रहा था इनिशियल डेंसिटी ऑफ एनी वेस्ट मटेरियल इज 100 kg पर मीटर क्यूब। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में उसकी 100 kg पर मीटर क्यूब थी और उसे आपने 75% अगर उसको क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, तो रीडली इंक्रीज क्या हो जाएगा, 4000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब आप लोग यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर ये कैसे हो रहा है कि पहले था इसका जो डेंसिटी था ये 100 था, और उसके बाद जैसे आपने 75% कंपेयर कर दिया तो डेंसिटी किसकी बढ़ कैसे गई। तो देखिए बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे समझिए कि हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, आपका डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वैल्यूम, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जैसे जैसे मास वैल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सर मास तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे यही देखिए कि पहले डेंसिटी थी 100, तो डेंसिटी थी 100, जब डेंसिटी 100 था वैल्यूम इतना था।
अब डेंसिटी ज्यादा हो गई, मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गई तो मतलब क्या होगा, वॉल्यूम तो कम हुआ रहा होगा ना, तभी तो डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो डेंसिटी ज्यादा हुई, वॉल्यूम कम हुआ, तो मान लीजिए पहले इतने में था और वही कचरा अब कितने में आ गया, सिकुड़ के इतने में आ गया। तो वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या है, सेव रहे कि इंक्रीज होनी है, डेंसिटी क्या हो जानी है, इंक्रीज केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये टॉपिक। चलिए नेक्स्ट। Density is a critical in the design of the sanitary landfill as well as for the storage, collection and transport the wastage. Full stop. The efficient operation of landfill requires compaction of waste to optimum density. देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ दो टर्म है जो हमें समझना, पहले तो हिंदी समझ लेते हैं। अगर डेंसिटी की क्रिटिकल डिजाइनिंग की बात की जाए तो उसमें सैनिटरी लैंडफिल यूज होता है जो एज ए स्टोरेज की तरह काम करता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट द वेस्टेड, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, और इफिशियंट जो जायज है वो ऑपरेशन करते हैं टू लैंडफिल को रिक्वायर बनाने के लिए, लैंडफिल को रिक्वायर एज ए कॉम्पैक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल। कहाँ तक करते हैं कॉम्पैक्ट, उसकी ऑप्टिमम डेंसिटी तक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर यहाँ पे सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, तो मैंने आपको नीचे एक फिगर ऐड किया जहाँ पे मैं आपको भी बताऊंगा सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है। अगर एक जनरल पर्पज में देखा जाए तो मान लीजिए अगर ये आपकी डंप एरिया है, तो इस डंप एरिया में क्या करते हैं, कचड़ों को एक इंक्लाइंड एरिया में फिल करते जाते हैं ऐसे। फिर इंक्लाइन सॉरी फिर इस इंक्लाइंड एरिया में फिल करते हैं, फिर यहाँ इंक्लाइंड एरिया में फिल करते हैं, और इसके बाद फिर अर्थवर्क कर देते हैं, फिर इसके ऊपर फिर वही काम होता है। तो ये एक सिस्टम होता है सैनिटरी लैंडफिल का। और दूसरी बात सबसे पहले अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो ये एक मॉडर्न मेथड है जिसमें आपका फिजिकल और ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है बाय यूजिंग द कॉम्पैक्शन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर ऑप्टिमम डेंसिटी। तो आप लोगों ने देखा होगा जो पीक डेंसिटी होता है, जो मैक्सिमम डेंसिटी, अगर आप लोगों ने कभी सॉइल वगैरह पढ़ा होगा, बेटा सॉइल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत टॉपिक है, और इन्वायरमेंट जो आपका कवर। तो अगर आपने कभी सॉइल पढ़ा होगा तो सॉइल में एक टर्म आता ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मान लीजिए यहाँ डेंसिटी की बात कर रहा है, यहाँ मॉइस्चर कंटेंट, तो चीजें वही है। तो यहाँ पे एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसके बाद या तो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है सॉइल, या तो यहाँ पे इसके कम होगा तो ड्राई रहेगा सॉइल। तो अगर ऑप्टिमम ड्राई डेंसिटी कम हो रहा है तो ड्राई, अगर ज्यादा हो तो वेट हो रहा है। तो वही चीज इसके लिए होती है, ऑप्टिमम डेंसिटी भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम डेंसिटी। ये आपको हिंदी में बता दिए गए, ये हिंदी में आप आराम से पढ़ सकते हैं इसे, मैंने समझा दो दिया, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हमें बस पॉइंट निकालने हैं इससे, हमें रटना नहीं है, समझना है बस। ये देखिए ये इसका एग्जाम्पल था ना, डेंसिटी 100 ग्राम लिया था, जब कंपेक्ट किया तो 400 हो गया, क्योंकि वॉल्यूम घट गया तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। भाई वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी सेव रखी, बढ़नी है। चलिए सैनिटरी लैंड, अब देख लेते हैं सैनिटरी लैंडफिल का ये एक फिगर है। आपको पहले समझाता हूँ कि देखिए ये दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक तो एरे मेथड होता है, एक ट्रेंच मेथड होता है। ठीक है, दोनों मेथड सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। अगर बात की जाए तो इसमें सब देखिए, इसमें कुछ चीजें ली जाए, जैसे फाइनल अर्थ को कवर किया जाता है। मैंने आपको बताया ना कि पहले इंक्लाइन पोर्शन, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इंक्लाइन पोर्शन, यहाँ पे आपको क्या किया दे रहा है, यहाँ पे पहले वो कचड़ा या वेस्ट फिल कर देते हैं, फिर इंक्लाइन बनाते, फिर कचड़ा, फिर इंक्लाइन बनाए, कचड़ा वेस्ट फिल कर, और बाद में क्या कर देते हैं, फाइनल अर्थ कवर कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं कलर कर रहा हूँ, ये फाइनल अर्थ कवर कर देते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका ये जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, ये कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट है, जिसे हम 75% तक क्या कर चुके होते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ओरिजिनल ग्राउंड होता है। उसके बाद कहता है डेली अर्थ कवर, और इसमें जो होता है डेली अर्थ कवर करते जाते हैं, और इसके ऊपर हम लगातार वेस्ट कलेक्ट करते जाता हो। यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट के कारण बाई ट्रक जैसे भी, ये जो ट्रक के द्वारा हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, और यहाँ पे फिल करते हैं। और यहाँ पे एक देखो बेटा, ये ऐसे ट्रेंच बनाते हैं, ये ऐसा ट्रेंच बना है यहाँ पे, जिसमें हम इसी तरह प्रोसेस करते जाते हैं और यहाँ पे लैंड फिल करते जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पॉइंट है इसका मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट कह रहा है मॉइस्चर इंक्रीजेज द वेट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। सिंपल है बेटा, जितना मॉइस्चर इंक्रीज करोगे सॉलिड वेस्ट का वेट भी उतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मॉइस्चर इंक्रीज होगा तो वेट ऑफ द सॉलिड वेस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक, मतलब जितना पानी उसमें ऐड करते जाओगे उसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाएगा। देयर फोर द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, जिसके कारण क्या होगा, कलेक्शन करना भी
इंक्रीज हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट में भी ज़्यादा लगेगा टाइम। कॉन्सिक्वेंटली द वेस्ट शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम रेन एंड अदर एक्सट्रेनियस वाटर सोर्सेज। और क्या होगा साथ ही साथ, जो सर मान लीजिए ऐसा कचरा है जिसमें रेन वाटर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसमें क्या हो जाएगा उसमें क्या होगा, आपका रेन वाटर और अदर एक्सटेनियस वाटर सोर्स, और उसमें क्या होगा, पानी भरा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जो कि ना यूज होगा, ना ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा, ना ही कहीं भी फ्लो भी होगा। तो एक्सटेनियस वाटर सोर्स के अंतर्गत आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको क्या होगा, वेट गेन फील होगा, ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम होगी, कॉम्पैक्शन करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए क्या है, तो मॉइस्चर कंटेंट इज द क्रिटिकल डिटर्मिनेंट इन द इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। ये क्या है, एक प्रकार की इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट बाय इंसिनरेशन, जिसे हम किसके द्वारा दूर कर सकते हैं बेटा, इंसिनरेशन करा के। ड्यूरिंग इंसिनरेशन एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जिससे क्या हो, आपका जो सॉलिड वेस्ट में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो वाटर के रूप में क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। और साथ ही साथ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वेपर, और क्या करें हम, वेपर टेम्परेचर के क्या करें, इंक्रीज कर दें। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मॉइस्चर कंटेंट हमें सॉलिड वेस्ट से हटाना है तो हम उसका क्या कर देंगे, इंसिनरेशन कर देंगे। अच्छा देखो, ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, कैसे करते हैं, जैसे मॉइस्चर कंटेंट है तो पहले इंसिनरेशन करा देंगे, इंसिनरेशन कराने के बाद जो मटेरियल आएगा उसको हम कॉम्पैक्ट करा देंगे 75%। कॉम्पैक्ट कराने के बाद जो मटेरियल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर लैंड में फिल कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक की पॉइंट है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम टू 15% टू 40%। तो आप लोग याद रखेंगे, जो सॉलिड वेस्ट डिफरेंट होता है वो क्या होता है, 15% टू 14%, 40% होता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट। ये हिंदी में है। भस्मीकरण द्वारा अवशिष्ट उपचारों का आर्थिक, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इतनी तो श्योरिटी है कि इंग्लिश तो श्योरिटी के साथ आनी है, उसका तो कोई डाउट नहीं, मगर हिंदी में थोड़ा डाउट है। बट आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बहुत पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट के फॉर्मूले की। तो बेटा ये है, आ गया सबसे पहला फॉर्मूला मॉइस्चर कंटेंट। जो मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, ड्राई वेट, सॉरी, वेट वेट, वेट वेट माइनस ड्राई वेट अपॉन वेट वेट इनटू क्या हो जाता है, 100। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसको मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, दैट इज कॉल्ड द वेट वेट। ये आपका डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वेट वेट होता है, स्मॉल डी ड्राई वेट होता है, अपॉन में वेट वेट इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, मॉइस्चर कंटेंट। मतलब किसी भी सॉलिड मटेरियल का अगर हमें मॉइस्चर कंटेंट चाहिए तो उसका क्या करेंगे, पहले वेट में वेट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जब उसे इंसिनरेशन कर देंगे तो ड्राई हो जाएगा, तब वेट फाइंड आउट कर लेंगे, या आप सनलाइट में रख देंगे या कहीं भी आप करके उसको हीट करके उसको ड्राई करेंगे, उसका वेट काउंट कर लेंगे, अपॉन में वेट वेट का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड का मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा तो देखिए ये एक सिविल इंजीनियरिंग जिसने भी रैपिड मॉइस्चर मीटर यूज किया होगा, ये रैपिड मॉइस्चर मीटर है जो क्या करता है, बहुत ही तेजी के साथ मॉइस्चर कंटेंट बता देता है आपको, ठीक है। ये मॉइस्चर कंटेंट इन रीडिंग में बता देता है, ये रीडिंग बना है, ये कुछ स्टैंड इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंतर्गत कुछ पदार्थ होते हैं जिसके कारण होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है, मैंने आपको दिखा दिया, मैंने सोचा शायद आप रूबरू हो जाएं, ऐसा कुछ होता है। तो रैपिड मॉइस्चर मीटर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर आपसे मॉइस्चर कंटेंट, तो ठीक है, अगर मुझसे पूछ ले कि अच्छा ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए मॉइस्चर कंटेंट ही दिए है और उसका सॉलिड वेट पूछ ले कि सर बताइए कि सॉलिड वेट क्या रहेगा, ये सॉलिड कंटेंट की तरह होगा, तो अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो उसमें से क्या करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट को आपको क्या कर देना, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जैसे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू मान लीजिए कि उसका मॉइस्चर कंटेंट 40% है, तो उसमें सॉलिड कितना परसेंट हुआ, 60%। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। कह रहा था फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन्ड इन द वेस्ट सैंपल। सर फील्ड कैपेसिटी वो है जिसमें सॉलिड वेस्ट का जो अमाउंट है मॉइस्चर के फॉर्म में जो बचा रह जाता है वेस्ट सैंपल के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी। जो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, पुल द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अंदर क्या होता था, पुल होता रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी। वो क्या कहलाएगी, उस सॉलिड वेस्ट की क्या कहलाएगी, फील्ड कैपेसिटी। तो सर फील्ड कैपेसिटी कुछ नहीं है, सॉलिड वेस्ट का जो टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है जो बाद में बचा रह सकता है, किसके बाद,
जो डाउनलोड ऑफ द पुल ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी में जो पुल करने के बाद जो मॉइस्चर अमाउंट आपका सॉलिड वेस्ट का बचा रह जाता है, वही आपकी क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। द फील्ड कैपेसिटी इज क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीचेट। देखिए लीचेट और आपका इंसिनेशन, इन दोनों की ही मैंने शॉर्ट टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा दी है और शाम तक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के साथ या 2 से 3 घंटे के आवर में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे से मैंने इंसिनरेशन समझाया है और अलग से वीडियो में मैंने लीचेट समझाया है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी, क्योंकि एक्स्ट्रा टॉपिक में है, क्योंकि ये टॉपिक में तो नहीं मगर ये टर्म्स बहुत जगह यूज हो रहा है, ठीक है। तो लीचेट इन लैंडफिल, तो देखो क्या कह रहा है, फील्ड कैपेसिटी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इन द डिटरमाइनिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीचेट। तो बेटा ये फॉर्मेशन करते हैं लीचेट। मान लीजिए कि ये आपकी रिवर है, यहाँ पे आपने कचरा रख दिया, तो कचरे के कारण मैंने आपको बताया ना कि फील्ड कैपेसिटी ये है कि जो मॉइस्चर कंटेंट के बाद जो पुल डाउन, मान लीजिए पुल डाउन होगा, उसके बाद जो आपका मॉइस्चर कंटेंट युक्त जो सॉलिड वेस्ट बता रहता है वो फील्ड कैपेसिटी। तो क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जब ये डाउन जाता है तो इसमें कुछ होते हैं जो आपके वाटर होता है, वो क्या होता है यहाँ पे जमने लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लीचेट का फॉर्मेशन कर देता है। मान लो ये वाटर, यहाँ पे लीचेट थोड़े छोटे गड्ढे तुमने देखोगे, जिसमें से इसका क्या होता है, वेस्ट लिक्विड फॉर्म जमा हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, जो हमारी मान लीजिए ये जो रिवर के आसपास ये कहीं भी, तो इससे क्या हो जाता है, वो रिवर में जाने लगता है। और जैसे रिवर का पानी हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली जो भी यूज करते हैं उसे हार्मफुल हो जाता है। तो लीचेट और कुछ नहीं है, जो हमारा लैंडफिल वाला जो सॉलिड वेस्ट है उसके एक जगह पड़े रहने के कारण जो परकोलेटेड होके परमेबिलिटी का प्रोसेस यूज करके जो आपके छोटे छोटे गड्ढे के फॉर्म में जो लिक्विड वेस्ट फिल हो जाता है, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, वही लीचेट कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं परमिबिलिटी की, तो कह रहा है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्पैक्टेड वेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी टू लार्ज एक्सटेंट अनगवर्न द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेज टू लैंडफिल। देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है कि सर परमिबिलिटी क्या डिपेंड करती है, एक हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है। जब हम वेस्ट को कॉम्पैक्ट करते हैं तो इस समय जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करती है। किस फॉर्म में, लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में, जो गवर्न्स करता है मूवमेंट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस इन द लैंडफिल। जो हम लिक्विड और गैसेसियस वेस्ट आपका लैंडफिल में जो मूवमेंट होता है उसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एज अ परमिबिलिटी यूज की होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कंपैक्ट करते हैं वेस्ट को, ताकि उसकी जो परमिबिलिटी है वो कम हो जाए। क्या हो जाए, देखिए परमिबिलिटी क्या होती है, जैसे किसी भी एरिया में अगर आप रखे हैं और पानी उससे रिस रिस के बाई ट्यूब क्या होगा, परकोलेट होने लगे, दैट इज कॉल्ड द परमेबिलिटी, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट कर लेते हैं बाई हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जो कि कहाँ पे मूवमेंट हो सकता है, लिक्विड और गैसेस एरिया में, मतलब, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो थे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया, परमिबिलिटी पढ़ा, वाटर कंटेंट पढ़ा, मॉइस्चर कंटेंट पढ़ा, फील्ड कैपेसिटी पढ़ा, डेंसिटी पढ़ा, रॉबिड मॉइस्चर कंटेंट पढ़ा। तो ये सब चीजें आपकी फील्ड में आ गई। अब पढ़ लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इज इंपॉर्टेंट इवोल्यूटिंग अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग एंड रिकवरी ऑप्शन। क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल में बोल दिया, इवोल्यूटिंग करना है, अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग करना है और रिकवरी करना है, दैट इज केमिकल। अगर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो टिपिकली वेस्ट इज कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल कंपोनेंट। बिल्कुल सही कह रहा है कि सर अगर देखा जाए तो जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, तो या तो जो जल सकते हैं या जो नहीं जल सकते। इफ द सॉलिड वेस्ट टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल और एनी अदर यूज्ड शुड नो इट्स केमिकल कंपोनेंट्स। तो कह रहा है कि अगर सॉलिड वेस्ट का यूज हम फ्यूल के रूप में या अदर पर्पज के रूप में कर सकें, ये करना चाहिए, दैट इज नोन देन केमिकल। तो वो क्या होगा, केमिकल कंपोनेंट्स होगा जो यूज कर लेंगे, और जो नहीं कर पा रहे वो नॉन केमिकल कंपोनेंट्स होंगे या नॉन कंबस्टेबल होंगे। अब देखिए ये वैकल्पिक पर ये हिंदी में आपको दिए है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ। रासायनिक विशेषताओं की जानकारी महत्व, आमतौर पर कचरे के दहन और गैर दहन घटकों का संयोजन रूप से माना जाना चाहिए। यदि ठोस अपशिष्ट का उपयोग ईंधन के रूप में या किसी अन्य उपयोग में किया जाना चाहिए तो इसे रासायनिक घटकों को जानना चाहिए कि आप किस रासायनिक घटकों में उसको डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपका कचरा निकला वो कंबस्टेबल है, ठीक है, मगर
पता चले वो आपके लिए गैसेस फॉर्म में हार्मफुल है, कोई पॉइजनस गैस फॉर्म कर रही है अगर आप उससे एनर्जी ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें केमिकल कंपोनेंट के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम इसे रीयूज कर रहे हैं या हम किसी इससे रिकवरी करके एनर्जी फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि कहीं ये पॉइजनस गैस तो नहीं दे रहा, पॉइजनस एलिमेंट तो नहीं है कि जलाने या किसी केमिकल यूज करने में हमें नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आ जाता है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फैट्स, ऑयल एंड ग्रीस। फैट्स, ऑयल एंड ग्रीस का क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ द लिपिड्स इज गार्बेज आर कुकिंग ऑयल। गार्बेज के रूप में क्या होता है? कुकिंग ऑयल से होता है एंड फैट से मिलता है। लिपिड हैव द हाई हीटिंग वैल्यू अबाउट 38,000 किलो जूल पर केजी। तो बेटा आपको यहाँ पे ये इसकी यूनिट याद रखनी है। लिपिड की यूनिट पूछ लेता है और कभी कभी पूछ लेता है कि लिपिड में क्या क्या आता है, तो आपका ऑयल आ जाता है, फैट आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? फ्लू आ जाता है, फैट्स आ जाए, ऑयल आ जाता है, ग्रीस आ जाता है। इसकी जो जनरली हीटिंग वैल्यू होती है लिपिड की वो कितनी होती है? 38,000 किलो जूल पर केजी होती है। ठीक है, विच मेक्स द वेस्ट विद हाई लिपिड कंटेंट सुटेबल फॉर द एनर्जी। अगर इसी लेवल में अगर टेम्परेचर के साथ अगर हम वेस्ट प्रोवाइड करते हैं, लिपिड को कंटेंट करते हैं, तो ये हमारे एनर्जी रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक केमिकल फॉर्म है। लिपिड्स बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये याद रखना है। लिपिड्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, स्लाइटली अबव द एम्बिएंट, और एम्बिएंट टेम्परेचर से स्लाइटली अबव होते हैं। ठीक है, दे ऐड टू लिक्विड कंटेंट ड्यूरिंग द वेस्ट डिकम्पोजिशन। जब वेस्ट का डिकम्पोजिशन करते हो बेटा, तो ये लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाते हैं? फॉर्म होते हैं जब आपका वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लिपिड। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? दे आर बायोडिग्रेडेबल। तो लिपिड्स क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट दे हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर में क्या होते हैं? बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। एंड हेंस द रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन इज स्लो। इसी कारण इसके जैव निम्नीकरण का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, चलिए ये हिंदी में है पूरा। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा लिखा है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए जैव निम्नीकरण वाला कम होने के कारण इसमें जैव निम्नीकरण की दर धीमी होती है। कार्बोहाइड्रेट सभी लोग जानते हैं, दीज आर द प्राइमरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फूड सोर्सेज रिच इन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। आपको याद रखना है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है? रिच, ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? स्टार्च होता है और सेल्यूलोज होता है, स्टार्च होता है और सेल्यूलोज होता है। ये भी रेडली बायोग्रेड होते हैं। इन किसके फॉर्म में होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मेथेन के फॉर्म में ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये हिंदी से हो गया। प्रोटीन की बात कर लें तो दीज आर द कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कोई भी सब लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन हैं इंक्लूडेड, बोर मत होइएगा। ठीक है, तो दीज आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक एसिड विद अमीनो ग्रुप। तो बेटा प्रोटीन में इसमें क्या क्या लेते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, अमीनो ग्रुप्स होते हैं। दे आर क्या कर रहे हैं? दे आर प्रीमियरली फाउंड इन द फूड एंड द गार्डन वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले फूड में पाए जाते हैं और गार्डन वेस्ट में। पर देयर पार्शियल डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एमीन्स। मगर जब डिकम्पोजिशन होता है तो पार्शियल फॉर्म में किसका निर्माण करते हैं? एमीन्स का निर्माण करते हैं, विच इम्पार्ट द अनप्लीजेंट ऑडर। जो क्या होती है? एक अनप्लीजेंट सा ऑडर, गंध या प्रदान करती है। ठीक है, ये हिंदी में है। उसके बाद नेचुरल फाइबर्स की बात कर लेते हैं। These are the natural products contain the cellulose, lignin and that relatively resistant to biodegradation। तो नेचुरल फाइबर में क्या आ जाता है? सेलुलोज और लिग्निन्स होता है, जो क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं, बायोडिग्रेडेशन होता है। साथ ही साथ दीज आर फाउंड इन द पेपर प्रोडक्ट। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके पेपर प्रोडक्ट के रूप में। फूड एंड द यार्ड वेस्ट। पेपर इज ऑलमोस्ट 100%। देखो पेपर की अगर बात की जाए तो जिसमें 100% क्या होता है? सेलुलोज होता है। कॉटन ओवर 95% एंड वुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट ओवर 40 to 50% होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका उसमें। ये हिंदी में दिया है, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल की। सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल की बात की जाए तो इन द रिसेंट ईयर द प्लास्टिक हैव बिकम द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट ऑकरिंग 1 to 10%। मतलब अगर पूरा बात किया जाए पूरे 100% में तो 1 से 10% तो मात्र क्या आ रहा है? प्लास्टिक एज अ वेस्ट के रूप में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, they are highly resistant to the biodegradation, hence their presence in the waste is
ऑब्जेक्टेबल, तो ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है बायोडिग्रेडेबल के लिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेशन नहीं हो सकता इसका जल्दी, बहुत ही स्लो है। ये हिंदी से दिए बेटा, इसको समझिएगा। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कह रहा है कि अगर 5 ग्राम पोर्शन ऑफ पाउडर इज सैंपल इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, अगर 5 ग्राम के पोर्शन को, अगर हम ग्राम के पोर्शन को हम अगर 50 ml के डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं बाय स्ट्रेलिंग एंड द पीएच देन मेजर्ड बाय द पीएच मीटर देन द पीएच फ्रेश सॉलिड वेस्ट, तो जब हमने मेजर किया तो जो प्रेस का सॉलिड वेस्ट है वो क्या है, नॉर्मली अराउंड क्या है 7 आया, बट ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन जब हमने क्या किया, सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज किया, इट टेंड्स टू बिकम एसिडिक, एसिडिक एंड स्टेबलाइज्ड सॉलिड वेस्ट हैज एन एल्कलाइन। तो बेटा आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन टेंड द पीएच वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट इज लेस देन 7, ग्रेटर देन 7 कि इक्वल टू 7। तो मैं आपको बता दूं जो एसिडिक मीडियम होता है वो लेस देन 7 से होता है, ठीक है। लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, और एसिडिक मीडियम होता है इसे एल्कलाइन मीडियम भी होता है। अगर कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि एसिडिक और बेसिक किसे बोलते हैं, तो देखो बहुत ही सिंपल से मुझे बचपन में ट्रिक बताई गई थी कि जैसे 7 है तो 7 से कम आएगा तो ए आएगा पहले, और 7 के बाद बी आता है बाद में, तो ए से बन गया एसिडिक और बी से बना बेसिक। तो 7 से कम मतलब पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो ए से एसिडिक, 7 से ज़्यादा बाद में क्या आएगा, बी, बी से बेसिक, और एसिडिक को ही एल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये हिंदी में दिया आपको समझ लेना है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंटेंट की बात करें, बस आपका बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें 3 से 4 पॉइंट है, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन है, उसके मतलब 8-10 क्वेश्चन है, उसके बाद फिनिश हो जाएगी टॉपिक। चलिए, ऑर्गेनिक कंटेंट की बात की जाए कि कह रहा है अगर 10 ग्राम पोर्शन ड्राइड पाउडर सैंपल इज प्लेस्ड विद द सिल्का डिश, सिल्का डिश में अगर 10 ग्राम हम क्या करते हैं, एक ड्राइड पाउडर सैंपल ले लेते हैं, और साथ ही साथ स्लोली हीटेड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस 7 डिग्री 100 सेल्सियस इन 30, और उसे क्या करते हैं 30 मिनट तक उसे क्या करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस के फर्नेस के साथ गर्म करते हैं, तो द रेजिड्यू इज वेट, जो बचा हुआ वेट होता है मतलब उससे ज़्यादा और नहीं हो सकता, एंड द लॉस ऑफ द वेट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंटेंट। तो कह रहा है जो ओरिजिनल वेट बचा है और जो आपका लास्ट में सूखने के बाद वेट बचा है वो क्या होता है, आर एंड एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ बाई वेट, तो उसे किसके द्वारा शो करेंगे, परसेंटेज बाई वेट के द्वारा शो करेंगे। इट मीन्स कि कुल मिला के ये कि सर स्टार्टिंग का जो वेस्ट है और जो रेजिड्यू वेस्ट आया आफ्टर लॉस ऑफ वेट, जब आपका सूख गया वेट लॉस के बाद जो रेजिड्यू वेट आया, रेजिड्यू और उसके बाद जो ओरिजिनल वेट था उससे हम क्या निकाल लेंगे, वेट परसेंटेज, ठीक है। और वेट परसेंट क्या होता है, जो न्यू होगा जो निकलेगा इंक्रीज होगा और जो टोटल होगा इनिशियल का इंटू 100, तो निकल आएगा इससे। चलिए, the knowledge of organic content help the access of feasibility and biological processing, composting and anaerobic digestion। तो ये किस में यूज होता है, प्रोसेसिंग कंपोस्टिंग में यूज होता है, बायोलॉजिकल फॉर्म में यूज होता है, और एनारोबिक डाइजेशन के फॉर्म में भी ये यूज होता है। ये हिंदी में दिए बेटा। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेंट भी दिए, इसको भी देख लेते हैं, लास्ट है। नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है, नाइट्रोजन ऑब्टेन बाय केजेल्डाल मेथड, ये मेथड आपको मैं बताऊंगा, इसका फॉर्मूला भी है। केजेल्डाल मेथड के द्वारा हम नाइट्रोजन को फॉर्म करते हैं, उसके जिसके बाद फास्फोरस और पोटेशियम आर एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द फास्फोमोलिबिडिक एंड फ्लेम फोटोमेट्रिक मेथड भी होता है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड पोटाश वैल्यू आर द इम्पोर्टेंट फॉर द कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ा होगा तो उसमें एक नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड आता है, जहाँ पे नाइट्रोजन फॉर्म होती है ज़मीन के नीचे और उसको क्या करते हैं, कंपोस्टिंग के फॉर्म में यूजेबल होती है, ठीक है। ये देखिए, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके पॉइंट हैं, बस पॉइंट समझने, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। द सॉलिड वेस्ट डज नॉट नॉर्मली कंटेन ह्यूमन एसेंशियल पैरासाइट्स, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसमें जनरली ह्यूमन कंटेन एसेंशियल नहीं होते हैं। एंड हाउ वेयर द इंडिया इज वेरी कॉमनली स्टोर्ड at the collection of point where the liable to come in contact with the material containing these the parasites। तो जनरली हम लोग जो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक के अंदर जनरली हम ऐसी जगह स्टोर करते हैं जहाँ पे हमें क्या हो, आउट ऑफ द सिटी हो, लीएबल हो, ठीक है, प्रॉब्लम ना हो, और कम टू कांटेक्ट में आ सकते मटेरियल को कंटेन कर सकें एंड पैरासिटिक्स को भी ले सकें। इन दिस इन सिटीज डू नॉट हैव अ वाटर, जिस सिटी में वाटर नहीं होता, कैरीज अ सिस्टम नाइट सॉइल इज ऑफन टू डिपोज्ड इन नियर साइट्स।
क्या होती है, उसे पास में जाके कचड़े के साथ ही साथ क्या होता है वो जमा होने लगती है बेटा। नाइट सॉइल का मतलब जो आपका सीवरेज वाला जो वाटर होता है, सीवरेज वाटर क्या होता है, जो सीवरेज आपका सीवरेज या सीवर मटेरियल होता है वो आपका नाइट सॉइल में आ जाता है, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, अपने पास में ही क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, जिसके कारण कचड़े के साथ वो क्या होता है, कलेक्ट होने लगता है, वेयर द सॉलिड वेस्ट इज आल्सो डिपॉजिट। तो ज़्यादा पानी होने के कारण हम क्या करते हैं, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट होता है वहीं के आसपास हम क्या कर देते हैं, उसी के साथ हम क्या कर देते हैं, नाइट सॉइल को भी डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, नाइट सॉइल ऑफन कंटेन दीज पैरासाइट्स। तो जिसके कारण नाइट सॉइल क्या प्रोड्यूस करने लगता है, पैरासाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और दे आर इजिली ट्रांसफर्ड इन द सॉलिड वेस्ट, और क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट में इजिली वे में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। तो ये इसका बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला पॉइंट है, हेंस द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एसेंशियल पैरासाइट्स नीड्स टू बी एग्जामिन। जिसके कारण क्या होता है हमारा जो, इसको अगर इसमें देखें, जो आपके पैरासिटिक पार्ट होते हैं, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, हेंस द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन एसेंशियल पैरासाइट्स नीड्स टू बी एग्जामिन। तो इसलिए हमने देखोगे जो आपके एसेंशियल पार्ट पैरासिट होते हैं उसके लिए हमें परजीवी की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं लोग, हमारे जो इस सीवरेज मटेरियल या मान लो इस नाइट सॉइल होता है उसे क्या करते हैं, सिंपल वे में डिकम्पोज कर देते हैं। ये था कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन आंसर भी हैं इसमें, ये देखिए आपके क्वेश्चन आंसर इंक्लूड है। तो इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का प्रोसेस है, मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा इसे। तो सबसे पहले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वेस्ट कलेक्ट करता है, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन करता है, उसके बाद अलग अलग पार्ट में सॉर्ट करता है, 4 पार्ट में जैसे यहाँ पे किया सॉर्टिंग किया। उसके बाद स्टोरिंग करता है, हेल्दी के लिए जो उपयोगी है वो हेल्दी पार्ट में आपको यहाँ पे लेता है, हेल्दी में जो है मीन्स जो कंपोस्टिंग के लिए यूजेबल है उस कंपोस्ट रख जाता है, जिससे कंपोस्ट बनाता है वो। कुछ जो रिकवरी के फॉर्म में आता है जिससे वो एनर्जी फॉर्म कर देता है, कुछ रीयूजिंग और रिसाइकिल, जो रिसाइकिल के फॉर्म में होता है उसे मान लीजिए ग्रीन इकोनॉमिक के रूप में यूज कर लेता है, और जो रीयूजिंग के लिए होता है उसे दोबारा यूज करके फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में दे देता है, फिर ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे चलता रहता है। चलिए, तो यहाँ तक का ये था आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कल अगला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट अ हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। हाई टेम्परेचर में हम जब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है इंसिनरेशन। क्या कहलाता है, वो आपका इंसिनरेशन कहलाता है। अब मैंने आपको एक टॉपिक दिया है, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दी है, 5 से 8 मिनट की होगी, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको इंसिनरेशन का टॉपिक समझा दिया विद फिगर। तो आप जाके वहाँ से इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ एस प्रोड्यूसेस इन द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कह रहा है कि एस कितने % प्रोड्यूस होती है जब हम इंसिनरेशन करा देते हैं। तो ये बेटा आपका होता है 700 kg पर मीटर। जनरली तो होता है आपका 700 to 850 kg पर मीटर क्यूब। तो आप इसको याद रखेंगे, इतना आपको प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये देखिए एक्सप्लेन दिया है, द रेंज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नियरली 700 to 850 kg पर मीटर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय अर्थवर्म इज कॉल्ड। देखो बेटा, जो हमारा जैव निम्नीकरण सॉलिड मटेरियल होता है उसे अर्थवर्म के द्वारा जब डिकम्पोज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड फिलिंग मेथड। कौन सा लैंड फिलिंग मेथड नहीं है, तो देखिए बेटा, एरिया मेथड भी है, डिस्प्रेशन मेथड भी है, ट्रेंच मेथड मैंने आपको बताया था, ट्रेंच मेथड, एरिया मेथड तो होगा, डिप्रेशन मेथड भी है, और बैंगलोर, ये बैंगलोर मेथड नहीं है। तो मतलब आपसे नहीं पूछा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंगलोर मेथड। तो सर ये बैंगलोर मेथड है क्या, तो यहाँ पे पढ़ेंगे बैंगलोर मेथड। तो सर बैंगलोर मेथड द मेथड टू कंपोस्टिंग वेयर द एरिया ऑफ डिप्रेशन एंड द ट्रेंच मेथड आर लैंड फिलिंग मेथड। ठीक है, तो जहाँ पे मेथड कंपोस्टिंग के लिए यूज होता है, ना कि आपके इसमें लैंड फिलिंग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लिक्विड इज पासेस थ्रू द सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट्स। देखो तो ये क्या कहलाता है आपका, स्लज कहलाता है, डिस्टल वाटर कहलाता है, म्युनिसिपल वाटर कहलाता है, कि लीचेट। तो ये क्या होता है लीचेट, मैंने आपको बताया ना कि सर जब हमारा वेस्ट कहीं पे होता है और वेस्ट के कारण जो थोड़ा थोड़ा पानी नीचे आने लगता है तो और एक पॉन्ड के फॉर्म में फॉर्म करता है, इम्प्योरिटी जो होती है जहाँ पे, वो क्या कहलाता है, लीचेट कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया, लीचेट इज अ लिक्विड दैट passes through the solid waste and extract the suspended impurity from it. It can be minimized
द यूज ऑफ क्ले लाइन्स, ठीक है, जो क्या करते हैं क्ले लाइन्स को मिनिमाइज कर देते हैं। और इसका एक्सप्लेन वीडियो आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो सेक्शन में ही मिल जाएगा, जिसमें लीचेट को मैं बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डायडाइजा इज द कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कटिंग एंड टीयरिंग क्या कहलाता है? जब हम किसी भी सॉलिड वेस्ट को कट करते हैं, टीयर करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये श्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। श्रेडिंग टर्म आया है, इसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट एक्स्ट्रा टॉपिक टर्म्स में, हम इसे भी ले लेंगे। श्रेडिंग वैसे जनरली क्या होता है? कटिंग और टीयरिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज का श्रेडिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया है, श्रेडिंग इज द कटिंग एंड द टीयरिंग ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एंड द वॉल्यूम ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। क्या करता है? साइज और वॉल्यूम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, जो बड़ा बड़ा वेस्ट होता है काफी, उसे क्या करता है? टुकड़ों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, डायडाटा इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड। अब क्रशिंग और ग्राइंडिंग मतलब क्रशिंग करना है और ग्राइंडिंग करनी है, जैसे होता है ग्राइंडिंग मशीन होती है उसी तरह। तो ये क्या कहलाता है? लाइन फिलिंग होता है, श्रेडिंग होता है, पोलराइजेशन होता है कि कंपोस्टिंग होता है। तो ये बेटा आपका आंसर होता है पोलराइजेशन। देखो अगर देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ना होना, अगर कटिंग एंड टीयरिंग का है तो क्या होगा? श्रेडिंग होगा। क्या होगा आंसर उसका? श्रेडिंग। क्लियर? मगर अगर आपसे क्रशिंग और ग्राइंडिंग का है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, तो ये आपका होगा पोलराइजेशन। पुलवराइजेशन सॉरी, पोलराइजेशन भी पढ़ चुका हूँ। तो ये आपका क्या कहलाएगा? पोलराइजेशन। तो इस चीज को क्लियर रखेंगे, ठीक। ये देखो एक्सप्लेन भी कर दिया। पोलराइजेशन इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इट इज चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड रिड्यूस द वॉल्यूम 40%। और ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके वो उसके वॉल्यूम को 40% तक ही रिड्यूस कर सकते हैं। 40%, देखो जैसे ये है तो 40% रिड्यूस करने के बाद मान लो अब इतना बचा, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एनारोबिक वेस्ट। एनारोबिक ऐसे वेस्ट होते हैं जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ऐसे वेस्ट जो विदाउट ऑक्सीजन, मतलब अब्सेंस ऑफ, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो किस में आते हैं बेटा? आपका इंडियन मेथड आता है, डिप्रेशन मेथड आएगा, बेंगलोर मेथड आता है कि ट्रेंच मेथड। तो ये आपका आता है बेंगलोर मेथड में। किस में आता है? ये आपका बेंगलोर मेथड में। ओके, क्लियर हो गई? क्या होता है बेंगलोर मेथड? द बेंगलोर मेथड द कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन एनारोबिक वेस्ट टेक प्लेस बेटर देन द इंदौर मेथड। जो कि इंदौर मेथड, एक इंदौर मेथड होता है, एक बेंगलोर मेथड होता है, ठीक है। तो इनमें से बेटर जो होता है आपका बेंगलोर मेथड होता है, जो किसके लिए यूज होता है? कंपोस्टिंग करने के लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए, और एनारोबिक वेस्ट को अपने स्थान पहुंचाने में। क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल मेथड टू डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। किसमें द्वारा हम बायोलॉजिकल वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट मतलब इसमें से कौन सा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड द्वारा करते हैं, डिस्पोज करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड लैंड फिल, श्रेडिंग, पोलराइजेशन, कंपोस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपोस्टिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कंपोस्टिंग के द्वारा। तो सर कंपोस्टिंग क्या होता है देख लेते हैं। कंपोस्टिंग कह रहा है, कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है? पहले बात तो बायोलॉजिकल मेथड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अंडर द एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन। देखो कितना बेहतरीन, दोनों ही कंडीशन वर्क करता है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो कंपोस्टिंग में एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में ये प्रोड्यूस हो सकता है। इट रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस के प्रोडक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर यहीं तक का था। तो आई होप आप लोग बेटर अंडरस्टूड हुए हो गया और आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल और मेरे टेलीग्राम जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको मोर अपडेट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन मिलता रहता है, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा रहा हो। थैंक यू। जय हिंद।